Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दिलीप मंडल की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं दिलीप मंडल आपसे आज बात करूंगा EWS आरक्षण के बारे में। EWS आरक्षण जैसा कि आप जानते हैं, जो नाम से ही जाहिर है कि EWS कैटेगरी के लिए भारत सरकार इसको लेकर आई है 2019 में, और इसको लेकर इस समय काफ़ी बातचीत हो रही है। खास करके जो एक्शन की साइट है जहाँ पर इसको लेकर ज़्यादा एक्शन इस समय हो रहा है, वो जो क्षेत्र है वो न्यायपालिका है, यानी कोर्ट है, जहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के आरक्षण को लेकर कई सारी सुनवाइयाँ चल रही हैं और कई सारे इस बीच में फैसले भी आए हैं। और मैं इस एपिसोड में ये आर्ग्यू करूँगा कि क्यों EWS आरक्षण पर भारत की संसद को पुनर्विचार करना चाहिए। कोर्ट में जो चल रहा है वो चलता रहे, वो सारी गतिविधियां अपने ढंग से चलती रहें, वहाँ का फैसला आता रहे, लेकिन मेरा आर्गुमेंट है कि इस आरक्षण पर एक बार कम से कम संसद को एक डिटेल्ड, एक थॉरो डिस्कशन करना चाहिए। आप पूछ सकते हैं कि इस समय EWS की बात क्यों की जा रही है। 2019 में ये कानून, ये संविधान संशोधन का एक्ट, जो 103वां संविधान संशोधन था, ये पारित हुआ और उसके बाद से ये लागू है। और अब चूंकि काफ़ी समय हो चुका है, तो अब इसकी चर्चा क्यों की जा रही है। दरअसल इसकी चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि अब ये आरक्षण कोर्ट में चैलेंज हो रहा है। तो आने वाले दिनों में आप पाएंगे कि अगले 2-3 महीनों में EWS काफ़ी चर्चा में रहने वाला है। इसको लेकर काफ़ी डिबेट होने वाली है। जैसे आप जानते हैं कि तमिलनाडु ने EWS आरक्षण लागू नहीं किया है, और भी कई राज्य हैं जिन्होंने EWS आरक्षण लागू नहीं किया है, और इस सब को लेकर भी काफ़ी विवाद चल रहे हैं। तो अब जब ये इतने सारा विवाद चल रहा है, तो थोड़ा सा हमको इसके बारे में जानना चाहिए कि आरक्षण क्या है, इसके बेसिक फ्रेमवर्क क्या हैं। अभी तक मैंने कोई ओपिनियन अपनी नहीं दी है, एक बेसिक कुछ फैक्ट्स ही बता रहा हूँ आपको। तो अब जब मैं ओपिनियन दूंगा तो पहले से आपको अलर्ट दे दूंगा कि अब मेरी ओपिनियन शुरू होती है, ताकि फैक्ट और ओपिनियन को अलग अलग देख सकें। अब EWS आरक्षण जो है ये भारत में कैसे आया, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि 103वें संविधान संशोधन के जरिए आया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए ये आया। और इसके जरिए क्या किया गया, संविधान में 2 जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में चेंजेस किए गए। ये आर्टिकल जो है आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में है, और 15 और 16 में 2 सब क्लॉज जोड़े गए, 15(6) और 16(6), और इसके जरिए अभी तक की जो व्यवस्था थी कि आरक्षण जो है किनको दिया जाएगा, इसमें आर्थिक आरक्षण वाला क्लॉज जोड़ दिया गया। तो ये इसमें बेसिक चेक तो चेंज हुआ कि आर्थिक आधार पर पहली बार भारत में आरक्षण दिया गया, जो कि अभी तक पिछड़ेपन के आधार पर या अंडर रिप्रेजेंटेशन के आधार पर दिया जाता है। तो इसको मैं आपको आगे भी आर्ग्यू करूंगा कि ये किस तरह का मामला है। तो EWS आरक्षण को पहले तो आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, जो डेफिनेशन आपको एक्ट में भी मिलेगी। EWS आरक्षण एक तो जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो आर्थिक आधार पर दिया जा रहा है, और इसके लिए एक इनकम की अधिकतम सीलिंग तय होगी, और इसमें केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया कि केंद्र सरकार तय करेगी कि उसमें कितनी आमदनी वाले आएंगे। तो अभी इस समय सरकार ने जो नोटिफाई किया है, ये एक्ट का हिस्सा नहीं है, ये सरकार बीच बीच में बदलती रहेगी। अभी यह है कि 8 लाख रुपया जिनकी एनुअल इनकम है वो परिवार EWS माने जाएंगे। मतलब मंथली इनकम अगर देखें तो 66,600, मतलब 66,600 रुपये से ज़्यादा जिनकी इनकम है उनको EWS नहीं मिलेगा। उससे जो कम है उनका EWS का सर्टिफिकेट बनेगा। लेकिन क्या ये आरक्षण या ये EWS सर्टिफिकेट तमाम जो 8 लाख से कम आमदनी वाले हैं सबका बनेगा? तो इस एक्ट में बहुत क्लियर कट बताया गया है कि नहीं, जो SC ST OBC के हैं वो EWS नहीं माने जाएंगे। SC ST OBC के अपने आरक्षण वगैरह के फॉर्मेट्स हैं, लेकिन वो गरीब नहीं माने जाएंगे, और इस वजह से उनका EWS सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। तो देखिए, इसका 2 तरह का इम्प्लीकेशन है। यहाँ पर मेरा ओपिनियन पार्ट आता है कि एक तो आप 8 लाख की सीमा जब देते हैं तो वो मिडिल क्लास में इंक्लूड हो जाता है। मतलब 8 लाख की इनकम जिसको बतानी पड़ रही है, जाहिर है कि उसका इनकम का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 66,000 रुपये प्रति माह की जो आमदनी है वो मिडिल क्लास है। तो ये आरक्षण एक तरह से इसका मेजर जो बेनिफिशियरी होगा वो मिडिल क्लास होगा। ये गरीब, आप जानते हैं कि जब 66,000 महीना कमाने वाले परिवार का बच्चा और महीने में 5,000 या 10,000 कमाने वाले परिवार का बच्चा जब कम्पीट करेगा, तो जाहिर है कि वो जो
ज़्यादा पैसा कमाने वाले परिवारों के बच्चे होंगे वही इसके बेनिफिशियरी होंगे। तो जो इस आरक्षण के प्राइम बेनिफिशियरी होंगे वो मिडिल क्लास के लोग होंगे। इसके अलावा इसी एक्ट में बहुत साफ साफ कहा गया है कि SC ST OBC का नहीं बनेगा। तो आप इसको इस तरह से अब आप इसको डिफाइन करेंगे तो आपका डिफिनेशन यही बनेगा कि नॉन SC ST OBC मिडिल क्लास का आरक्षण है ये। और नॉन SC ST OBC को आप किसी भी नाम से आप देख लीजिए। और नॉन लीगल टर्म में अगर आप देखें तो उसको सवर्ण आरक्षण, द्विज आरक्षण, अपर कास्ट आरक्षण, जो भी आप इसका नाम नोमेनक्लेचर करना चाहें उनका है। और ये 66,000 से कम वालों तक का है। 66,000 तक जिनकी आमदनी है उन परिवारों का आरक्षण है। तो ये इसका लीगल डेफिनेशन है। अब मैं इस एपिसोड के आखिरी हिस्से में आ रहा हूँ जहाँ पर कि इसको जो मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ कि क्यों इसको संसद को क्यों इसको देखना चाहिए। तो देखिए ये जो एक्ट आया था आप में से सारे ही लोगों को मालूम होगा कि बहुत चौंकाने वाली तेजी से आया था। जैसे एक दिन पहले तक इस देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी पता नहीं था कि ऐसा कोई एक्ट आ रहा है। जबकि जो परंपरा है, चलन है कि जो भी कानून बनता है, जो भी विधेयक होता है उसका ड्राफ्ट पहले सांसदों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी चर्चा करते हैं और इस तरह से फिर वो कानून पारित होता है। लेकिन ये वाला जो कानून है ये 8 जनवरी 2019 को लोकसभा में एक अचानक से ये पेश होता है और उस दिन वो पारित हो जाता है। अगले दिन राज्यसभा में पारित होता है, उसके बाद वाले दिन वो राष्ट्रपति को भेजा जाता है, वहाँ से अनुमोदन हो जाता है और 12 जनवरी को ये कानून गजट में आ जाता है, गजट नोटिफिकेशन हो जाता है, लागू हो जाता है। मतलब भारत का शायद ही कोई कानून हो जो इतनी तेजी से पेश होने से लेकर लागू होकर गजट नोटिफिकेशन में जाना, ये सारी प्रक्रियाएं 4 दिन में पूरी हुई हैं। इतनी तेजी से होने की वजह से संसद में इस पर कोई बहस नहीं हो पाई, कोई चर्चा नहीं हो पाई, कोई ये संसदीय समिति को डिस्कशन के लिए नहीं भेजा गया, ये इस पर पहले से कोई चर्चा नहीं हुई, कोई राष्ट्रीय सहमति नहीं बनाई गई। ये एकदम मतलब स्टील से आप जिसको कह सकते हैं कि चोरी से, तेजी से कह सकते हैं, चोरी शब्द अगर आप इस्तेमाल ना करना चाहें तो बहुत ही तेजी से ये वाला आरक्षण लागू है। तो संसद में इतना बड़ा कानून जो मौलिक अधिकार के चैप्टर में बुनियादी बदलाव कर रहा है, ऐसा कानून बगैर चर्चा के लाना अपने आप में एक संसदीय परंपराओं के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ है कि आप एक इतना बड़ा कानून इतनी तेजी से एक झटके में आप ला रहे हैं। तो ये एक पहला फ्लॉ है जिसकी वजह से संसद में ये कानून फिर से जाना चाहिए चर्चा के लिए, पहला आर्गुमेंट। इसका जो मेरा दूसरा आर्गुमेंट है क्यों इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, इसके लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि EWS का जो आरक्षण है ये 10% क्यों है, 5% क्यों नहीं है, 15% क्यों नहीं है, 20% क्यों नहीं है। तो इस सवाल का अगर जवाब आप ढूंढने की कोशिश करेंगे एक्ट के अंदर तो एक्ट के अंदर नहीं मिलेगा, संविधान संशोधन के कानून के अंदर नहीं मिलेगा। और जो पर्पस बताया जाता है किसी भी कानून का, जो उसका एक पार्ट होता है वो आमतौर पर 1 या 2 पेज का होता है कि क्यों लाया जा रहा है, उसमें भी आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा कि ये कानून ये 10% आरक्षण क्यों दिया जा रहा है। दरअसल बहुत ये आर्बिट्रेरी है, बहुत ही मनमाने तरीके से है, क्योंकि उसका कोई फॉर्मूला नहीं बनाया गया है और मतलब कि मन किया सरकार का कि 10% देना है तो दे दिया गया। जैसे ये दूसरे आरक्षण में नहीं है, SC और ST आरक्षण का बिल्कुल तय फॉर्मेट है कि भारत में SC ST की आबादी के हिसाब से दिया जाएगा, फॉर्मूला है, एक नियम है, उस पर उसके हिसाब से दिया गया। OBC आरक्षण उसकी सीमा कैसे तय हुई कि भाई SC ST मिला के आपको 22.5% आपने दे दिया, मैक्सिमम लिमिट आपकी 50% है। तो OBC 52% आबादी उनकी हो सकती है, लेकिन हम 27% से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो 50% की लिमिट को पार कर जाएगी। तो उसका 27% का भी एक फॉर्मूला है, एक नियम है। लेकिन 10% का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई 10% क्यों है, 12 क्यों नहीं है, 8 क्यों नहीं है, आपके सवाल का आपके पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। दूसरी बात कि कोई भी आरक्षण आप दे रहे हैं, कोई भी पॉलिसी ला रहे हैं, तो आप क्या उसके पीछे आपके पास डाटा होता है। जैसे SC ST का आपके पास हर सेंसस में डाटा होता है, कितना पिछड़ापन है, कितने गरीब हैं, कितने कच्चे मकान, कितने पक्के मकान, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी क्या है, इसके फिगर्स होते हैं जिसके आधार पर आप किसी कम्युनिटी का बैकवर्डनेस मानते हैं, उसको आरक्षण देते हैं। वैसे ही OBC आरक्षण के लिए भी आपने बहुत सारा सर्वे कराया, मंडल कमीशन ने जिस तरह से स्टडीज़ कराई, पिटिशंस मांगे और उसके बाद आपने उनका पिछड़ापन मानकर उनको दिया। कोई किसी जाति को आप OBC आरक्षण में जोड़ते हैं तो भी उसके लिए आप डाटा जुटाते हैं, सारा एक प्रोसेस होता है। लेकिन आपको EWS आरक्षण के लिए सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। कितने लोग हैं इस कैटेगरी में नहीं मालूम,
मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो 8 लाख से कम आमदनी वाले हैं और SC ST OBC नहीं है। इस क्राइटेरिया को फिट होने वाला कितने लोग हैं ये भी नहीं मालूम। क्या उनका अंडर रिप्रेजेंटेशन है? ये भी तो हो सकता है कि ये जो कैटेगरी आप बना रहे हैं AWS की, वो सरकारी नौकरी और शिक्षा में ओवर रिप्रेजेंटेड भी तो हो सकता है। तो आपको मतलब इसके बारे में आपको जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम उसके बारे में पॉलिसी बनाई जा रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसके डाटा कलेक्ट किए जाएं। हो सकता है उचित तो ये होगा कि आप अभी सेंसस होने वाला है 2-3 महीने के अंदर में, आप 2021 आपको अक्टूबर नवंबर में सेंसस हो जाना चाहिए। तो उसमें आप इसको एक कॉलम के तौर पर इंक्लूड कर लीजिए, कास्ट सेंसस कराकर आप डाटा कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद 10 क्यों, आप 15 दीजिए, 20 दीजिए। तो ये असल में ये अगर डाटा कलेक्ट करने के लिए भी, क्योंकि डाटा नहीं है तो इस पर भी संसद को चर्चा करनी चाहिए कि बगैर डाटा के ये आरक्षण कहाँ से आ गया। तीसरा जो इसका एक इसमें फ्लॉ है, एक मेजर फ्लॉ है जिसको कि इसमें एड्रेस नहीं किया गया है। पहले तो बालाजी जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का था और इसके बाद इंदिरा साहनी जजमेंट, इसमें जो कुल आरक्षण है, टोटल रिजर्व सीट्स, इसकी एक लिमिट तय की गई है कि 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी ये 10% ऊपर से जब DWS दे दिया गया तो 49.5% पहले से था, इसमें आपने 10% जैसे ही ऐड कर दिया तो आरक्षण आपका 59.5% हो गया। तो 50% की लिमिट आपने ब्रीच कर दिया, आपने तोड़ दी वो लिमिट। अब उस लिमिट को तोड़ने के पीछे आपके क्या आर्गुमेंट हैं, क्या तर्क हैं, ये एक्ट का पार्ट नहीं है। तो आप एक 9 सदस्यीय बेंच, सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है, उसका एक फैसला है, उसके हिसाब से अब आपने बाद में कानून वगैरह भी बनाए, आपने उच्च शिक्षा में आरक्षण वगैरह में भी उन सब का जिक्र किया कि 50% कैप है। तो उस 50% को कैप को आप क्यों तोड़ रहे हैं और इसके पीछे आपके क्या आर्गुमेंट है, इस पर भी संसद में चर्चा नहीं हुई। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप, और अब अगर आपने 50% EWS के लिए तोड़ दी तो फिर आप OBC को 27% में ही क्यों समेट रहे हैं? उनकी आबादी तो 52% है। तो ये सारे सवाल फिर खड़े होंगे और बहुत सारे एजिटेशंस होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि संसद इस पर भी एक बार विचार कर ले। और आखिरी बात कि आरक्षण दरअसल है क्या, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। आरक्षण कोई मतलब गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। उसके लिए नरेगा है, उसके लिए इंदिरा आवास योजना वगैरह जो थी पहले से, जिसका नाम वगैरह शायद बदला गया है, और गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, बहुत सारी गरीबी दूर करने की इस देश में मतलब कि एन नंबर ऑफ स्कीम्स है जो कि जिससे आप गरीबी दूर करने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो आरक्षण है, इसके 2 आर्गुमेंट हैं। एक आर्गुमेंट ये है कि सोशल बैकवर्डनेस और दूसरा है अंडर रिप्रेजेंटेशन। सोशल बैकवर्डनेस पार्ट नहीं था आर्टिकल 16 में जो संविधान का मूल ड्राफ्ट था। इसमें अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे, उन्होंने अपनी इनिशिएटिव पर कहा कि इसमें बैकवर्डनेस की शर्त लाइए, क्योंकि आप जब राज्य स्टेट को ये पावर दे रहे हैं कि किसी भी कैटेगरी के लिए आरक्षण ला सकता है, तो किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं, बैकवर्डनेस आप उसमें क्लॉज जोड़िए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे सदस्य इस पर सहमत हुए कि यस, आप इसको बैकवर्डनेस एक कैटेगरी होनी चाहिए। तो एक तो बैकवर्डनेस और दूसरा कि आपका अंडर रिप्रेजेंटेशन। इन दोनों क्राइटेरिया पर EWS आरक्षण फिट नहीं बैठता है। अंडर रिप्रेजेंटेशन अभी आपने साबित नहीं किया है, न इस कैटेगरी का आपने EWS कैटेगरी का आपने सोशल बैकवर्डनेस साबित किया है, न एजुकेशनल बैकवर्डनेस साबित किया है। तो ये एक तरह से बहुत सारे फ्लॉ हैं इस कानून, बहुत सारे मतलब इसमें लेकुनाज हैं, और इस वजह से इस कानून को एक बार रिविजिट करके देखना चाहिए। फिर ठीक है, अगर इसके बावजूद संसद चाहती है कि ये कानून होना चाहिए तो होना चाहिए। संसद इसमें सुप्रीम बॉडी है और उसको लग रहा है कि होना चाहिए तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन इतने आनंद फानंद में इतनी तेज़ी से इस कानून को लागू करने की कोई वजह नहीं थी जिसका इतना इम्प्लीकेशन है। और आप कहेंगे कितना इम्प्लीकेशन है, आप शायद आप जानते होंगे कि भारत में लगभग 1,70,00,000 के आसपास नौकरियां हैं। 10% नौकरी का मतलब अच्छा खासा मतलब होता है। मतलब मेरे ख्याल से 10% शायद 17 लाख नौकरियां होंगी। एग्जैक्ट कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन मतलब ठीक ठाक मतलब आप इम्पैक्ट डालने वाली एक पॉलिसी बना रहे हैं तो थोड़ी चर्चा कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट अगर मेजोरिटी में है, वो जो कानून पारित करना चाहेगी वो करेगी ही, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इवन कोर्ट भी अगर खिलाफ फैसला देगा तो भी उसको आप ओवररूल संसद करती रही है, कोई समस्या नहीं। लेकिन इसको एक बार रिविजिट करना चाहिए, मेरा बेसिक आर्गूमेंट यही है। आप लोगों ने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। और द प्रिंट के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और दिलीप मंडल की पाठशाला से जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।